तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और सब जगह भाई टैरिफ्स की ही बात चल रही है कि यूएस ने ये टैरिफ लगा दिया, यूएस ने वो टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। तो भाई आज हम चर्चा करेंगे यूएस के टैरिफ्स की कि भाई आखिर में ये टैरिफ्स है क्या, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और और भी आगे के और फैक्टर्स जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होने वाली है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और अगर आपकी साइकोलॉजी एकदम इंटैक्ट है, बढ़िया है, तो आपको इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम समझेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बट हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चीज़ को जानने से कि भाई एक्चुअली में ये टैरिफ होता क्या है। तो भाई टैरिफ जो चीज़ है वो एक तरीके का टैक्स होता है जो एक देश दूसरे देश से जब कोई सामान इंपोर्ट करता है तब वो उस चीज़ पे लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूएस से कोई बाइक इंडिया आती है और इंडिया उस पर 100% टैरिफ लगाता है तो वो चीज़ डबल हो जाती है। तो इससे वहाँ से आने वाली चीज़ों की कीमतें हो गई डबल। बट इससे फ़ायदा क्या मिलता है भाई? फ़ायदा इससे ये मिलता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जब इम्पोर्टेंट चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो जो हमारी इनगोन प्रोडक्शन है वो सस्ते हो जाते हैं। तो इससे हमारे प्रोडक्शन को पुश मिलता है, और प्रोडक्शन को जब पुश मिलता है तो हमारा कंजम्पशन अंदर का बढ़ता है और हम इंपोर्ट्स की जो रिलायबिलिटी है वो हमारी कम होती है। तो एक तरीके से ये एक रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर हो जाता है जो भारत की तरफ से लगाया जाता रहा है यूएस पे। तो ये तो बात हो गई कि टैरिफ्स होते क्या हैं या फिर टैरिफ का मतलब क्या है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी कि जस्ट अपोजिट, यानी कि जो टैरिफ भारत यूएस पे लगाता है या फिर जो अन्य कंट्रीज़ यूएस पे जो टैरिफ लगाती हैं उसी सेम परसेंटेज में यूएस भी इंडिया पे या फिर दूसरी जो अन्य कंट्रीज़ हैं जिनसे भी वो सामान मंगाता है अपने देश में कंजम्पशन के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, तो उस पे वो सेम परसेंटेज लगाएगा। मान लीजिए भारत अगर किसी चीज़ पे अगर 20% टैरिफ लगा रहा है तो, और यूएस उस पे 3% लगा रहा था या 5% लगा रहा था, तो यूएस भी अब से 20% ही लगाना चालू करेगा उन चीज़ों पे टैरिफ जिन पे भारत उस पर 20% लगा रहा था। तो ये सीधा सिंपल सा मतलब है रेसिप्रोकल टैरिफ का। भाई तुम हमको जैसा दोगे वैसा ही हमसे पाओगे इन रिटर्न, ये है यूएस का मतलब। और बहुत शानदार तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो 2 अप्रैल को इसी चीज़ के लिए लिबरेशन डे मना रहे हैं। तो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब मैं थोड़ा आप लोग को डेटा समझाना चाहता हूँ कि भाई ये सब टैरिफ का मायाजाल चल क्यों रहा है। तो अगर मैं डेटा आपको समझाऊं तो भाई हम अगर यूएस और इंडिया का ट्रेड का सीन समझे बीच में, तो लगभग आपस में 129 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड होता है आपस में यूएस और इंडिया का, जिसमें से यूएस से इंडिया को जाता है 41.8 बिलियन डॉलर्स और इंडिया से यूएस को जाता है लगभग 87.4 बिलियन डॉलर्स। मतलब इंडिया जो है यूएस को सरप्लस में रहता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस चीज़ को ही देखते हुए ट्रम्प साहब ने बोला है कि भारत जो है वो टैरिफ अब्यूज़र है। तो अब हम ज़रा इस डेटा को और गहराई से समझते हैं कि भाई आदान प्रदान हो किन किन चीज़ों का रहा है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया से जो यूएस को जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं हम काफ़ी बड़ी मात्रा में, ज्वेलरी भी हम काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। और हम यूएस से लेते क्या हैं? हम यूएस से लेते हैं क्रूड ऑयल, एक मेजर इंपोर्टिंग चीज़ है हमारे भारत की। और यूएस से ही नहीं बल्कि हम अगर अपना जो क्रूड ऑयल का अगर हम इंपोर्ट देखें तो लगभग 80 से 84% जो भारत में तेल आता है या जो है प्रेजेंट वो बाहर से ही आता है। हमारे पास उतना संसाधन नहीं है तो हम बाहर से ही मंगाते हैं। और डायमंड्स भी हैं, हम डायमंड्स भी लेते हैं यूएस से। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे असर पड़ सकता है टैरिफ के लगने से। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ा रिसेशन यूएस और पूरी दुनिया भर के मार्केट के लिए आ रहा है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं?
तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो रिसेशन के इंडिकेटर्स हैं क्या वो हमको आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें 2008 के क्राइसिस की, जिसमें हाउसिंग लोन्स क्रैश कर गए थे, सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, या फिर 2001 के टेक बबल की, जहाँ पे जो टेक स्टॉक्स थे वो उनका वैल्यूएशन एकदम आसमान फाड़ दिया था। तो भाई ऐसे कुछ इंडिकेटर्स थे जैसे कि बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गई थी, ठीक है, और जीडीपी जो थी वो कॉन्जिक्यूटिव 2 से 3 क्वार्टर से नेगेटिव में आ रही थी। ये भी एक इंडिकेटर होता है बताने का कि क्या हम रिसेशन में आ चुके हैं। तीसरी बात ये है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से गिरा था जब ये सब क्राइसिस आए थे, और उसके ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था वो लगभग 10% से पार कर चुका था। अभी अगर हम देखा जाए तो आज भी मतलब ये करंट समय में भी जो इन बॉन्ड यील्ड्स है इन्वर्टेड है, मतलब उनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और तो और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की बात करी जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी यूएस का 4.1% पे स्टेबल है। बट अगर टैरिफ्स लगते हैं तो इनमें भी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो अभी ये कह देना कि हम रिसेशन में जा चुके हैं या हम एंटर कर चुके हैं, एक ही ऐसा फैक्टर है जो हमको बता रहा है कि शायद यूएस अब एक बड़े रिसेशन में एंटर करने वाला है, और वो है लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। और जब यूएस में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आती है जब भी, देखिए वैसे यूएस का जो इकॉनमी है वो काफ़ी बड़ा है, अब वो स्टेबल रेट से ग्रो करना उसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूएस का भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा डेट है उसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूएस के डेट क्राइसिस के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके नीचे बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद। तो 2008 या फिर 2001 जैसा रिसेशन तो नहीं, बट ये जो टैरिफ और इन्फ्लेशन का डर है ये रिसेशन का ख़तरा ज़रूर बढ़ा रहे हैं यूएस की इकॉनमी में। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यूएस में जब जब भी कोई समस्या आती है, जब जब भी रिसेशन आया यूएस में, तो भारत पे उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। आप चाहे 2008 देख लीजिएगा या 2001 देख लीजिएगा, या आप नॉर्मल डेज़ में भी जब भी यूएस मार्केट में फ्लक्चुएशन आते हैं तो आप भारत के मार्केट में उसकी लहरें आप क्लियरली तरीके से महसूस कर सकते हैं। सारे सेक्टर्स की तो हमने बात कर ली, बट एक बहुत ही ज़्यादा मेजर और इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसको हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, और इन सब चीज़ों से हमारे एग्री सेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एग्री में देखा जाए तो भारत से जो मेजर चीज़ें जाती हैं यूएस को, वो सी फूड्स हैं, राइस है, स्पाइसेस जाते हैं, नट्स जाते हैं। और जो मेजर चीज़ें आती हैं यूएस से वो आता है सोयाबीन और आलमंड्स, कॉटन भी आता है। तो भाई 10% के गैप को कवर करना चाहता है सी फूड्स में, और जो राइस और स्पाइसेस है उनमें लगभग वो 6 से 10% का जो गैप है टैरिफ का, वो उसको कवर करना चाहते हैं। तो भाई ये तो काफ़ी बुरा हो जाएगा भारतीय किसानों के लिए, स्पेशली जो आंध्रा और केरला के किसान हैं उनके लिए तो ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ उनको एक मेजर इम्पैक्ट कर सकती है। अब ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जब ये टैरिफ्स लग जाएंगे, इम्पोज हो जाएंगे और जब इफ़ेक्ट में आ जाएंगे उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलेंगी सही से। इससे यूएस कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स पे तो प्रेशर पड़ेगा, लेकिन जो लोकल वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनका जो है बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उनका लोकल प्रोड्यूस बढ़ जाएगा और उनको एक पुश मिलेगा, क्योंकि जो उनके इंपोर्ट्स थे उनमें कमी आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका लोकल प्रोड्यूस है वहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है। काफ़ी सारी बातें कर ली, काफ़ी नेगेटिव बातें भी कर ली, बट क्या सब कुछ नेगेटिव है? हाँ, अभी तो शायद है नेगेटिव, बट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टैरिफ्स हैं, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कब क्या कर दें कुछ भी नहीं पता है। तो ये टैरिफ्स आएंगे या परमानेंटली चलते रहेंगे या आके फिर से हट जाएंगे, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी। अब ये तो ट्रंप साहब ही बताएंगे। और मैं आपसे शेयर ये करना चाहता हूँ कि
यूएस अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ सब पे लगाता रहेगा तो उसको भी समस्या आएगी, क्योंकि यूएस सब कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता। उनके खुद के जो प्राइजेज़ हैं, उनकी खुद की कंट्री में प्राइजेज़ बढ़ जाएंगे अगर वो सबसे महंगा सामान लेंगे, क्योंकि हैविली टैरिफ आते हैं दूसरी कंट्रीज़ से यूएस को। तो अगर उनके खुद के प्राइजेज़ बढ़ जाएंगे तो वो कैसे सस्टेन करेंगे, है ना। उनके भी तो जो सिटीजन्स हैं उनको तकलीफ़ होगी, उनकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा ना। तो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन तक चलेंगी। इसमें भी स्टेबिलिटी आएगी और वर्ल्ड इकॉनमीज़ जो हैं, सारी इकॉनमीज़ अपने अपने जो उनके एक्सपोर्ट्स हैं या जो उनके टैरिफ्स हैं उनको स्टेबल करने की कोशिश करेंगी और वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगी। के लिए शायद उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा ये, बट फिर भी अगर यूएस छींकता भी है तो भाई सबको समस्या होती है। और ये इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। पास्ट में देखा गया है, जब हुआ है तब तक भारत को भी समस्या हुई है। तो भाई अब इसमें आगे देखने वाली बात है, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे क्या इसका असर रहता है। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, देखिए जानने में क्या बुराई है, जानना चाहिए सब कुछ। इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी हिट नहीं होनी चाहिए हमारी, है ना। ये सब देखिए कैसा होता है कि एक EIC फ्रेमवर्क होता है, माने कि इकॉनमी, इंडस्ट्री एंड देन कंपनी, है ना। ये एक क्या बोलते हैं, ये टॉप डाउन एनालिसिस है, टॉप डाउन अप्रोच है एक। मतलब कि पहले हम इकॉनमी को देखेंगे, फिर हम इंडस्ट्री को देखेंगे, फिर कंपनीज़ को देखेंगे। तो कंपनीज़ को देखने से पहले इकॉनमी को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है मेरे हिसाब से। ये एक क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, फिर एक क्वांटिटेटिव अप्रोच आती है, उस बारे में कभी अलग बात करेंगे। मैं बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी और मेरी भी ग्रोथ होगी। इसी बात पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जो होगा अच्छे के लिए होगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए बाय बाय और जय हिंद।